मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा, कैलासवासी रमेश्वर कुलकर महाविद्यालय सोनपेट, व्यापारे वसती लक्ष्मी वीडियो क्रमांक 2 सभी छात्रों का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष निबंध तथा कथेतर गद्य तृतीय सत्र पेपर क्रमांक 4 व्यापारे वसती लक्ष्मी बाबू गुलाबराय। तो छात्रों, वीडियो क्रमांक 1 में हमने बाबू गुलाबराय जी का परिचय देखा है, साथ ही व्यापारे वसती लक्ष्मी इस निबंध को चर्चा करते हुए इस निबंध में अर्थशास्त्र के तकनीकी नियमों को रेखांकित करने की जो बात है, लेखक किस तरह से स्पष्ट करने लगे हैं, इस पर चर्चा की है। लक्ष्मी जी का निवास स्थान व्यापार में किस तरह से है, जिस प्रकार लक्ष्मी व्यक्ति और देश की श्री समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, और उसी प्रकार व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, जीवन रस भी है। इसको लेकर भी हमने चर्चा की है। लक्ष्मी जी व्यापारी वर्ग की उपासना देवी है, साथ ही अकेला मनुष्य तो किस तरह से कल्पित रॉबिन्सन क्रूसो की भांति ही स्वतः पूर्ण हो सकता है, इस बात को भी लेकर चर्चा की है। अन्न को भी हर जगह लाद कर नहीं ले जाया सकता, इसलिए धातु मुद्राओं का आविर्भाव हुआ और धातु मुद्राओं के आगमन से व्यापार की गति बढ़ी। इसको लेकर भी हमने चर्चा की है। पारस्परिक सहयोग और लड़ाई से बचने की वृत्ति सभ्यता का प्रथम लक्षण है, इस बात पर भी हमने चर्चा की है। व्यापार ने हमारे सुख साधनों को बढ़ाकर हमारे जीवन का स्तर ऊंचा किया है। हमारी लक्ष्मी पूजा तभी सफल होगी जब हम व्यापार रूपी लक्ष्मी सदन को खूब संपन्न बनाएंगे। इस तरह से इन सारी बातों को लेकर हमने वीडियो क्रमांक 1 में चर्चा की है। तो दोस्तों, ये अपना वीडियो क्रमांक 2, इसमें आज हम कुशल व्यापारी के गुण, इसको लेकर बाबू गुलाबराय जी ने व्यापारे वसती लक्ष्मी, इसमें किस तरह से कुशल व्यापारी के गुण व्यापारी में किस तरह से होने चाहिए, यह बात बाबू गुलाबराय जी निबंध में स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि व्यापारी की शिक्षा 2 तरह से हो सकती है। एक आचरण संबंधी, जिसे यह जन्म से ही पा लेता है। दूसरी व्यापारिक शिक्षा, जिसे वह पुस्तकों से, स्कूल या कॉलेज में पा सकता है। आचरण मनुष्य को दिया हुआ प्रकृति का वरदान है, जिसे वह बहुधा नमक मिर्च मिलाकर अधिक बढ़ा नहीं सकता, किंतु व्यावहारिक ज्ञान को वह परिश्रम करके बढ़ा सकता है। पहले प्रकार की शिक्षा को हम मनुष्य का स्वाभाविक गुण कह सकते हैं, और दूसरी तरह की शिक्षा को उनकी व्यावहारिक कुशलता। तो दोस्तों, व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक है। उसे सत्य से प्रेम करना चाहिए। अकेला यही गुण उसे अनेक सांसारिक झंझटों से बचाने में सफल हो सकेगा और उसे एक चतुर व्यापारी बना सकेगा।
क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वह अपने कामकाज और व्यवहार में सादगी से काम लेता है। फल यह होता है कि उससे गति कम होती है और नुकसान उठाने के अवसर बहुत कम आते हैं। जो लोग सत्य सत्य से प्रेम करते हैं और अपने रोजाना के कामकाज और व्यवहार में उचित अनुचित और अच्छे बुरे का ध्यान अवश्य बना रहता है, वे विचार उनको ठीक रास्ते पर चलने और गलत रास्ते से बचाने में सहायक होते हैं। बुरे रास्ते पर पैर रखते ही उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है और उस काम को करने से रोकती है। ठीक रास्ते पर चलते समय उनकी वही आत्मा उन्हें प्रोत्साहन देती है। इस बात को निबंधकार इस निबंध में समझाने लगे हैं। आगे कुशल व्यापारी को लेकर लेखक कुशल व्यापारी के गुणों को लेकर स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि कुशल व्यापारी को उदार और नम्र होना भी आवश्यक है। से उसका मन पवित्र रहता है और समझ पैनी होती है। जैसे ज्ञान से शक्ति बढ़ती है, वैसे ही उदारता से ज्ञान बढ़ता है। जिनका हृदय उदार नहीं और जो नम्र नहीं, उनका ज्ञान एक तरफा और अधूरा होता है। पूरा ज्ञान पाने के लिए दोनों पक्षों की बात को तोलना जरूरी होता है। और जो उदार एवं नम्र तथा सहनशील नहीं होता, वह ऐसा नहीं कर सकता। हमें जितना अधिकार अपनी बात कहने का है, उतना ही अधिकार दूसरे को भी अपनी बात कहने का है। यदि हम खुलकर बोलते हैं तो दूसरे को भी बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। एक उदार आदमी जिस काम को करेगा उसे सेवा भाव से करेगा, मुनाफे के विचार से नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि समाज की सेवा करने के विचार से जो सामान बिक्री के लिए तैयार किया जाएगा वह बहुत ही बढ़ती ही चली जाएगी। अतः उसे मुनाफा तो जरूर ही होगा। जो जो उसका सामान लोगों के पास पहुंचेगा, त्यों त्यों उसके सामान का प्रचार होगा, मांग बढ़ेगी और उसका मुनाफा बढ़ेगा। इस तरह से लेखक कुशल व्यापारी को सारी बातों को समझ लेना चाहिए और इस तरह से व्यापारी को नम्र रहना चाहिए। नम्र व्यापारी ग्राहक का हृदय जीतकर उसे सदैव के लिए अपना बना लेता है। मीठा बोलने में हमारा कुछ खर्च नहीं होता, किंतु उसके द्वारा हम पास सब कुछ लेते हैं, उससे लाभ ही होता है, हानि नहीं। इस बात को गुलाब राय जी निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। आगे लेखक समझाने लगे हैं कि हर एक व्यापारी को अपने कुछ सिद्धांत बना लेने चाहिए और उन्हीं पर सदैव चलना चाहिए। संभव है शुरू में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े और वह अपने बनाए हुए सिद्धांतों का ठीक ठीक पालन न कर सके, किंतु इससे उसे डरना नहीं चाहिए और उसके अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। इस बात को लेखक समझाने लगे हैं। तो लेखक आगे कहने लगे हैं कि व्यापारी को आशावादी और शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसे न निराश होने की आवश्यकता है और न क्रोध करने की। यदि आज थोड़ा नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी जरूर होगा, यह सोचकर उसे घबराना नहीं चाहिए। और यह गुण कुशल व्यापारी में आवश्यक है। सेवा की पतवार के सहारे अपने व्यापार अथवा व्यवसाय की नाव को उत्साह सहित भंवर से निकाल ले जाने में बुद्धिमानी है। हार कर हाथ पैर छोड़ देने से यश नहीं मिलता। और किसी ने ठीक कहा है, शांति से ही काम लो, छोड़ो न निज मर्यादा को। शांति से ही काम लो, छोड़ो न निज मर्यादा को। सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। स्वतंत्र विचार रखना चाहिए व्यापारी का एक उत्तम गुण है। अनेक अवसरों पर उसे तुरंत निश्चय करके काम करना पड़ता है। किसी से सलाह मशवरा लेने का मौका नहीं मिलता। देरी करने में
काम बिगड़ता और मौका हाथ से निकल जाने का डर रहता है। अतः एक व्यापारी को हाजिर जवाब होना चाहिए। उसका दिमाग तेज और साफ होना आवश्यक है। घंटों तक संदेह में पड़े रहने से काम नहीं चलता। अच्छे सौदों से ऐसे ही लोग फायदा उठा सकते हैं जो तुरंत दान, महाकल्याण स्वभाव वाले होते हैं। तो ऐसे स्वभाव बहुधा उन लोगों का हो जाता है जिन्हें बचपन में ही जिम्मेवारी उठानी पड़ जाती है, अथवा जो स्वतंत्र वातावरण में पलते हैं। तो इस तरह से अब हम व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे जिसे कि किताबें पढ़ने से या अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। तो संसार का साधारण ज्ञान जितना ही अधिक हमें होगा उतना ही अच्छा है। वह हमें चतुराई देगा और देगा तरह तरह की परिस्थितियों से बचने की शक्ति। तो इस तरह से निबंधकार व्यापारी की शिक्षा को लेकर निबंध में चर्चा करने लगे हैं। निबंधकार आगे कहने लगे हैं कि उदार विचार रखने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक और धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे हम मनुष्य को भली भांति समझ सकेंगे। उसके स्वभाव को पहचानने की हमें क्षमता बढ़ेगी और अनेक चालाक और धोखेबाज लोगों के चंगुल से हम बच जाएंगे। तो हमारी विचार शक्ति बढ़ेगी और हम किसी की बात का तुरंत निश्चय करना सीख जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ तथा महात्मा गांधी जैसे विद्वानों की लिखी हुई पुस्तकें हमें बड़ी सहायक होगी। इस प्रकार के व्यापार ज्ञान के अतिरिक्त हमको देश विदेश की राजनीति की जानकारी होना और उसमें दिलचस्पी रखना भी अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि राजनीति का देश के व्यापार पर गहरा असर पड़ता है। उससे सरकार की आयात निर्यात नीति का भी पता चलता रहता है और करों की घटती बढ़ती के कारण भावों के उतार चढ़ाव की भी कुछ पेशगी जानकारी प्राप्त होती जाती है। जिन वस्तुओं का हमारा व्यापार है उनके उत्पादक के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। यह जानकारी कुछ तो विविध यात्राओं द्वारा प्राप्त हो सकती है और कुछ पुस्तकों के अध्ययन से। तो लेखक व्यापारी के लिए, कुशल व्यापारी के लिए इस तरह से शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। इस बात को निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। निबंधकार निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं कि व्यापारी को व्यापारी होने के अतिरिक्त सद्नागरिक होना आवश्यक है, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य की प्रतिष्ठा व्यापार में बढ़ जाती है। उसको अपने निजी लाभ के अतिरिक्त देश की समृद्धि और संपन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। आत्महित के साथ उसे देश हित न भूलना चाहिए। इस बात को निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। आगे ग्राहक पटाने की कला को लेकर निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि महत्व ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता और परमेश्वर है। उसके बिना दुकानदार की अयोध्या सुनी रहती है। प्राचीन काल का दुकानदार अपने भगवान से 56 करोड़ की चौथाई भिक्षा के साथ आंख के अंधे गांठ के पूरे ग्राहक की भी मांग करता था, क्योंकि उसके बिना उत्पादक का उत्पादन और संग्रह करने वाले का संग्रह निष्फल और व्यर्थ रहता है। रेलवे की वैगनों के दौड़ते रहने से ग्राहक की भी संचालन शक्ति काम करती है। उसके अभाव में बनिए का वनिज बंधे हुए पानी की भांति सड़ने लगता है और फीका रहता है। और जिस प्रकार
बिना बिना श्रोताओं के व्याख्यान वाचस्पति की भी कला नीरस हो जाती है, उसी प्रकार बिना ग्राहक के दुकान बीहड़ वन से भी भयंकर रूप धारण कर लेता है। और ग्राहक आता भाग्य से है, किंतु वह यदि निष्फल चला जाता है तो दुकानदार की मूर्खता और व्यावहारिक अकौशल्य से ग्राहक गरजमंद अवश्य होता है, किंतु आजकल होड़ और प्रतिद्वंद्विता के समय में उसकी गरज और जगह भी पूरी हो सकती है। लेखक इसमें स्पष्ट करने लगे हैं कि जो ग्राहक है वह माल की ही चाह नहीं रखता, वरना सद्व्यवहार भी चाहता है। जहाँ भिखारी भी मान चाहता है, अभी पियावत मान चाहता है, अभी पियावत मान बिनु रहीमन हमें सुहाय। फिर वह तो पैसा खर्च करता है, वह क्यों न मान चाहे। जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तैरना सीख जाता है, उसी प्रकार दुकानदार का बेटा भी दुकान पर बैठते ही ग्राहक पटाना सीख जाता है। फिर भी वह बहुत कुछ बचा रह जाता है, जिसे वह धीरे धीरे अनुभव से सीख ले। तो इस तरह से व्यापारी को सफाई और सजावट कि किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, और सफाई सजावट व्यापारी के लिए एक आवश्यक बात है। इस बात को लेकर लेखक चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि कुछ ग्राहक अवश्य इस मनोवृत्ति के होते हैं कि परो अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोय, किंतु अधिकांश लोगों के लिए दुकान की सफाई और सजावट अपना विशेष महत्व रखती है। यद्यपि ऊंची दुकान और फीका पकवान का कटु अनुभव बहुत से लोगों का होता है, तथापि दिनकर प्रकाश से प्रतिस्पर्धी करने वाले विद्युत आलोक में व्यवस्था के साथ सजी सजाई चमकाती दमकाती स्वच्छता की आभा विकीर्ण करती हुई वस्तुएं मन और पैरों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। हृदय मंदिर के द्वारा खोलने के लिए बाह्य सौंदर्य प्रथम उपकरण है। जहाँ सुंदर आकृति होती है, वहाँ गुण भी होते हैं। यद्यपि यह बात सर्वथा सत्य नहीं है, तथापि बाह्य स्वच्छता अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती है, किंतु सफाई और सजावट को लिफाफियापन का पर्याय न बना देना चाहिए। दुकान की भव्यता के अनुकूल सामान की सुसंपन्नता भी वांछनीय है। आजकल विशेषीकरण के जमाने में सर्वतोमुखी संपन्नता तो कठिन है, किंतु अपने विशेष क्षेत्र की यथासंभव पूर्णता वांछनीय है। इस बात को लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। आवश्यकताओं का अध्ययन, नए नए फैशन और वस्तुओं के प्रचलन की जानकारी और लोगों की रुचि की पहचान एक सफल दुकानदार की मानसिक सुसज्जता के आवश्यक उपकरण है। दुकान में वस्तु विन्यास की ऐसी व्यवस्था रहे कि नए ढंग की वस्तुएं रास्ता चलते ग्राहक का भी ध्यान आकर्षित कर ले। इसके लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड भी बड़े सहायक होते हैं। अमुक वस्तु यहाँ मिलती है की सूचना को पढ़कर खोजी ग्राहक को उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी वैज्ञानिक अन्वेषक को अपने खोज की वस्तु मिल जाने पर होती है। तो इस तरह से सफाई सजावट का ध्यान व्यापारी को अवश्य रखना चाहिए। इस बात को लेखक स्पष्ट कर रहे हैं। आगे लेखक स्वागत सत्कार व्यापारी के लिए किस तरह से आवश्यक है, तो इस तरह से इस संबंध में पानी पत्ता पान तंबाकू तो अपना महत्व रखते ही है, किंतु
उससे अधिक दुकानदार के भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व और दुकान की सफाई और उठने बैठने की सुविधा का भी अपना विशेष स्थान है। तो व्यापार में यह सारी बातें आवश्यक है। पान तंबाकू वही स्वीकार किया जाता है जहां मनुष्य की बैठने को तबीयत चाहे। बैठने के लिए अच्छा स्थान, पंखे की हवा और शीतल जल और दुकानदार का प्रसन्न मुख। व्यवहार में आत्मीयता और मीठी वाणी। बाजार के भ्रमण से थके थकाए ग्राहक की टांगों को विश्राम, चित्त को शांति और कुछ काल तक बैठने रहने की निश्चिंतता प्रदान करती है। गांठ का पूरा ग्राहक जितनी देर बैठता है उतनी देर कुछ न कुछ प्राप्ति की संभावना रहती है। तो उसकी आवश्यकताओं पूरी होने के पश्चात न जाने कौन सी बात उसकी निगाह पर चढ़ जाए। पान तंबाकू का एक लाभ यह भी होता है कि उसके लिए भी कुछ काल तक ग्राहक जम जाता है और उसे दुकान में रखी हुई वस्तुओं पर निगाह दौड़ाने का अवसर मिल जाता है। इसलिए स्वागत सत्कार ग्राहक का व्यापारी को करना चाहिए। इस बात को लेकर निबंध में चर्चा करने लगे हैं। आगे लेखक व्यापारी को किस तरह से सद्व्यवहार की आवश्यकता होती है इसको लेकर चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि ग्राहक की सबसे पहली मांग वह होती है कि उसकी मांग पर यथोचित ध्यान जाए, विशेषकर जब वह अपने इष्ट मित्रों का, स्त्री बच्चों के साथ हो, वह उपेक्षित न समझा जाए। आज ग्राहक विशेषकर कपड़ा, जेवर, सौदागरी के सामान का हो, चाहे क्रीम पाउडर या खेल खिलौने का, यह नहीं चाहता कि वह टुटपुंजिया समझा जाए। देवताओं की भांति सभी ग्राहक बड़े होते हैं। जैसे नावों की बारात में सब ठाकुर की ठाकुर होते हैं। माल दिखलाने में किसी भी प्रकार की आनाकानी या लापरवाही से ग्राहक ऐसे ही विचक जाता है जैसे काले छाते से बैल। ग्राहक की आवश्यकता को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। भला ग्राहक दुकानदार को बिना प्रयोजन तंग नहीं करता। उसके मन में एक अटक होती है, शायद वह अपने घर को सजाना चाहता है। उसने अपने किसी मित्र को खास प्रकार का कपड़ा पहनाना चाहता है। वह अपनी स्त्री को किसी विशेष रंग या डिजाइन का कपड़ा पहनाना चाहता है। उसकी किसी विशेष वस्तु की फरमाइश हुई है और वह गलत चीज ले जाकर अपनी स्त्री की निगाह से बेवकूफ नहीं बनना चाहता है। इसलिए वह सौदे की पसंद से उलट फेर करता है, किंतु ठीक वस्तु मिल जाने से उसके हृदय की कली ऐसे खिल जाती है जैसे आत्मज्ञान से किसी वेदांती की। दुकानदार को वस्तुओं और मनुष्यों का इतना अनुभव होना चाहिए कि वह ग्राहक के मन की बात भांप ले। यदि ग्राहक का झुकाव देखे तो नम्रतापूर्वक सुझाव भी दे दो। ग्राहक पर अपनी राय का बोझ लादने का उसको अधिकार नहीं। नए फैशन डिजाइनों और नाप तोल का इतना ज्ञान आवश्यक है कि वह ग्राहक को अपने ज्ञान के भार से आक्रांत न करते हुए भी वह उस पर अपनी विशेषता की धाक जमाकर उसकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल कम से कम दामों में अच्छे से अच्छे बाना बनवा दे। तो दोस्तों, आगे निबंधकार ग्राहक की प्रशंसा व्यापारी के लिए किस तरह से आवश्यक है इस बात को समझाते हुए कहने लगे हैं कि ग्राहक पटाने में असावधानी, जल्दबाजी या मिजाज का तुनकपन घातक हो जाता है। कभी कभी वह यह आवश्यक हो जाता है कि दुकानदार ऐसा दिखावे कि ग्राहक से अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा हो। फिर ग्राहक खुलने लगता है। अगर उसकी पसंद और निगाह अर्थात माल की पहचान की थोड़ी बहुत तारीफ कर दी जाए तो ग्राहक मुख से वाचाल और कंजूस से शाहखर्च बन जाता है। प्रशंसा की ठंडी आग वज्र को भी पिघला देती है।
जहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं कि ग्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सैकड़ों आते ही रहते हैं, किंतु जैसी परख और सुरुचि आपकी है वैसी सुरुचि मैंने दो ही चार आदमियों में देखी। ग्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सैकड़ों आते हैं रहते हैं, किंतु जैसी परख और सुरुचि आपकी है वैसी सुरुचि मैंने दो चार ही आदमियों में देखी। वही ग्राहक का मन मुकुल खिल उठता है और वह कुछ अच्छी चीज खरीद कर अपनी सुरुचि को प्रमाणित करता है। तो इस तरह से दोस्तों निबंधकार आगे निबंध में वस्तु प्रदर्शन कौशल को स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि दुकानदार को अपनी दुकान के सामान का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। कौन सी वस्तु अलमारी के किस कोने में कौन से रंग के बैठन में बंधी हुई है। कभी कभी वस्तु का महत्व और ग्राहक के गौरव को बढ़ाने के लिए यह कहना पड़ता है कि अमुक वस्तु अमुक अफसर या नेता नेता के यहाँ गई थी और उसने सीधी कश्मीर या लुधियाना या बंबई से मंगवाई थी। कभी कभी बड़े ग्राहक को प्रसन्न करने के अर्थ यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं उठकर दुकान के किसी भीतरी कोने में रखे हुए संदूक को कुछ कठिनाइयों से खोलने का अभिनय करके वस्तु को बाहर लाकर उसे कि यह मैंने रखी और अमुक व्यक्ति के लिए थी, किंतु आपकी खोज पूरी करने के लिए आपको ही दे दूंगा। तो इस तरह से उनको और मंगा दूंगा। दुकानदार को अपनी वस्तु के दिखाने के में उतनी ही प्रसन्नता और गर्व की भावना होनी चाहिए जितनी कि पिता को अपनी सुयोग्य संतान परिचय कराने में होती है। तो कुशल दुकानदार अपने ग्राहक पर यह प्रभाव नहीं पड़ने देता कि उसकी दुकान में किसी चीज की कमी है। इसके विपरीत वह ग्राहक पर ऐसा प्रभाव डालता है कि उसके यहाँ एक से एक बढ़िया रत्न है, पैसा चाहिए। आगे निबंधकार वार्तालाप किस तरह से अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि दुकानदार का कौशल उसके वार्तालाप से प्रमाणित होता है। न तो वह इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की मीठा ठग समझा जाए और इतनी लापरवाही से बात करे कि ग्राहक के मन पर उद्धत अशिष्ट और मूर्ख होने की छाप डाल दे। तो वार्तालाप में थोड़े निजीपन की आवश्यकता रहती है। परिचित ग्राहकों से बाल बच्चों की कुशल क्षेम, उसके पढ़ने लिखने की हाल, अथवा वो किसी विशेष अधिवेशन में जा रहा है या गर्मियां बिताने कौन से पहाड़ पर जाएगा, ऐसे कुछ बेमतलब की बातें भी उसके आत्मभाव को बढ़ाकर हृदय में घर कर लेती है। इसके कारण वह अधिक भाव ताव करने में संकोच करता है, किंतु साथ ही साथ वह इस बात के लिए भी पूरी तौर से सतर्क होने की आवश्यकता है कि ग्राहक यह न समझे कि दुकानदार बेईमान है या जान परिजान में दबाना चाहता है। यह मीठी बातें करके ग्राहक के तर्क और भाव ताव के अस्त्र शस्त्र की गुंजाइश न रखे। इसका ग्राहक पर क्या असर पड़ता है? भाव ताव हो तो बड़े सौदे का, छोटी चीजों में तो न्यून एक दाम का ही सिद्धांत चरितार्थ होना चाहिए। आगे लेखक व्यापारी के ईमानदारी को लेकर चर्चा करने लगे हैं। तो दोस्तों दुकानदारी का ग्राहक पर अच्छा असर पड़ता है। कम से कम जान पहचान के ग्राहकों के लिए अपनी वस्तु का दोष भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। उत्तरदायित्व हो जाता है। यद्यपि बाजार में आंखें तोलकर आओ और सिद्धांत बहुत से स्थानों में मान्य होता है, तथापि प्रतिष्ठित दुकानदारों
के लिए विशेषकर परिचित ग्राहकों के साथ वह निजी उत्तरदायित्व हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों दुकानदार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। दुकानदार की साख लाख से भी अधिक मूल्यवान होती है। तो इस तरह से दोस्तों निबंधकार आगे हिसाब किताब की सफाई को लेकर चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि ईमानदारी के साथ हिसाब किताब की सफाई भी एक आवश्यक साधन है। करना, उधार खाते में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होना, ग्राहक को दुकानदार का अनुरक्त बनाए रखना है और उधार के लिए ग्राहक को प्रोत्साहन तो न देना चाहिए। इस बात को भी लेकर लेखक चर्चा करने लगे हैं। आगे निबंधकार शिष्टता और उपहार प्रदान इस बात को लेकर करते हुए कहने लगे हैं कि ग्राहक को आकर्षित कर उसकी गांठ से रुपये को निकाल लेने में ही विक्रेता के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती है, वरना दुकानदार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि ग्राहक के मन पर उसका सुप्रभाव घर तक कर बना रहे और उसके ज्ञान उसके बाल बच्चों को भी प्रभावित हो जाए। उसके लिए खरीदी हुई वस्तुओं का सुंदर पैकिंग वांछनीय है और दुकानदार का अपने ग्राहक को भी इसी प्रकार की सुविधा देना आवश्यक है। दुकानदार अपने ग्राहक के घर भी उसको नयन पथगामी बनाए रखना चाहता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रायः विदा होते समय छोटी छोटी उपयोग की वस्तुएं जैसे कैलेंडर, डायरी, ब्लैटिंग पेपर, एस्ट्रे, शू हॉर्न, कोट पैंट टांगने की लकड़ी के हैंगर आदि वस्तुएं ग्राहक को प्रदान कर देता है। उसके लिए तांगा बुला देना, उसका सामान तांगे पर रखवा देना या बाजार से उसकी खोज की अन्य वस्तुएं मंगवा देना, ये छोटी छोटी शिष्टता की बातें ग्राहक के मन की ऊब को दूर कर देती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए खरीदारी करना भी एक बड़े परिश्रम का कार्य हो जाता है। ग्राहक के इस परिश्रम के अनुभव को न्यूनातिन्यून कर देने में ही विक्रेता की सफलता है। धन्यवाद।